काफ़ी साल रहे, प्रताप जी रहे, तिवारी जी रहे, मैं भी अध्यक्ष रहा प्रदेश का। लेकिन ये बात सही है कि हम सब बताना गलत नहीं बोलना, जितने विद्वान सुनील जी हैं इतिहास के बारे में तो आज यहाँ अध्यक्ष जी मौजूद हैं और गुलाब सिंह जी, एक भाई आरिफ जी, ललित जी, तिवारी साहब, रचना जी, पुष्पेंद्र जी, ये नए अवतार में दिख रहे हैं मुझे जनक साहब। आपने पहले देखे थी बाल, अब देख लो क्या नमस्कार सारिका जी, हमारे विधायक महोदय इंद्र पाटिल साहब और आप सब लोग जो हम मौजूद हैं आज इस पावन अवसर पर। आज अम्बेडकर जी की जयंती पर सब यहाँ मौजूद हैं, सारी बातें आपने सुनी और अध्यक्ष जी ने इतिहास के बारे में सब कुछ बताया। अम्बेडकर साहब के बारे में सभी जानते हैं और उन्होंने जो संविधान बनाया ये बड़ा विचित्र हमारा संविधान है। इसमें इतने साल क्यों लगे? क्योंकि उन्होंने बड़ा अध्ययन किया कि यूरोप के देशों का, ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का जितने भी संविधान थे उनको पढ़कर उसमें जो जो सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज़ें थी उनका मूल्यांकन कर ये समावेश किया और संविधान को लिखा। लेकिन मैं मानता हूँ कि संविधान को लिखना ही नाकाफी था, कोई भी लिख सकता था। हालांकि उन्होंने जिस जज्बे से इसको तैयार किया, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे, उस समय के नेताओं ने, उस समय की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने और उनके सहयोगियों ने एक सामूहिक कोशिश कर एक ऐसा संविधान बनाया जो आज भी प्रासंगिक है 75-77 सालों के बाद भी। उस संविधान में बहुत सी बातें लिखी हैं, लेकिन मैं इतिहास में नहीं जाऊंगा। आज का जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य संविधान में लिखा है कि ताकत राज्य सरकार की क्या होगी, केंद्र सरकार की क्या होगी, पूरे सब कुछ लिखा हुआ है। और आज हम लोग जब सरकारें चलाते हैं तो हम संविधान को माथे पर रखते हैं, अम्बेडकर साहब को पुष्पांजलि करते हैं। लेकिन जो मूल भावना थी कि देश चलेगा तो संविधान के नियम कानून चलेंगे। अभी आप जानते हैं कि 16 तारीख को पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाया गया है। पहली बात तो जब चुनाव चल रहे हैं और 5 राज्यों में 4 संहिता लगी हुई है, ऐसे मौके पर एक विशेष सत्र बुलाया, और किस लिए बुलाया? कथित रूप से कहा जा रहा है कि ये महिला आरक्षण को एक अमली जामा बनाना है। लेकिन 2023 के अंदर जब कैबिनेट ने महिला आरक्षण को अप्रूव किया तो ये संविधान संशोधन हो चुका था कि 1/3 महिलाओं को हमको सीट आरक्षित करनी है विधानसभा में और पार्लियामेंट। और आप सबको याद दिला दूं, मैं मनमोहन सिंह जी की सरकार में सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, उस सरकार में मंत्री था, हम लोग महिला आरक्षण बिल पार्लियामेंट में लेकर आए। राज्यसभा में जब पेश हुआ उस समय बीजेपी ने समर्थन किया, लेकिन लोकसभा में जब बिल आया तो बीजेपी ने इसका विरोध किया था। और आज महिला आरक्षण की आड़ में जो कल सोनिया गांधी जी का लेख भी आया अखबार में, पढ़ा होगा, तो ये एक प्रक्रिया होती है। जनसंख्या बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से हम सीटें बढ़ाते हैं, चाहे वो वार्ड की हो, विधानसभा की, लोकसभा की। तो ये प्रक्रिया है। नियम बनाने ये है कि पहले जनगणना होगी, जनगणना के आंकड़े आएंगे, उसके बाद एक परिसीमन आयोग बनेगा, परिसीमन आयोग की सिफारिश के बाद परिसीमन होगा। तो पहले सेंसस, फिर डिलिमिटेशन कमीशन, उसके बाद परिसीमन होगा। अब जो फॉर्मूला सामने आया, हालांकि ये औपचारिक नहीं है, कि 50% सीटें बढ़ाना चाहते हैं पार्लियामेंट की और सब राज्यों की पार्लियामेंट। तो नियम यह है कि जनगणना हो। जनगणना के लिए जब राहुल गांधी जी बोले कि जाति जनगणना होनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री ने क्या क्या बोला उनको? जातिवाद वाले लोग हैं, अर्बन नक्सल लोग हैं। और मैं संक्षिप्त बताऊं आपको, ये जातीय जनगणना इसलिए मांगी है, सबको अपनी जाति पता है। तो जनगणना में एक कॉलम और लगाना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये नहीं है कि आपका जाति गोत्र क्या है, वो सबको मालूम है। उद्देश्य है कि इस देश में अलग अलग प्रांतों में लोग किस तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको सरकार की सुविधाएं कितनी मिल गई हैं, कितना वो सरकारी लाभ ले पाए हैं, कितना वो राजनीतिक योगदान दे पा रहे हैं, किस पृष्ठभूमि में रह रहे हैं, कितना पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे उनके कैसे रह रहे हैं, क्या वो खा रहे हैं। जब तक हमारे पास पूरा साइंटिफिक डाटा नहीं आएगा तब तक आप नीति निर्माण नहीं कर सकते।
अभी हम करते हैं कि हमने फला बजट दे दिया, किसको दिया, कहां तक पहुंचा, आजकल टेक्नोलॉजी हमारे पास है। तो राहुल जी का उद्देश्य था कि सब लोगों का एक एक्सरे हो जाए कि कौन से परिवार भौगोलिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से कैसे अपना पालन पोषण कर रहे हैं और उनको सरकारी लाभ पहुंचाने के लिए हम कितने कामयाब हुए, कितने नहीं हुए। हो सकता है कई क्षेत्रों में पूरे कामयाब होकर मैं जरूरत नहीं है, वो संसाधन कहीं और है। तो एक साइंटिफिक डिस्ट्रीब्यूशन हो सरकार का, बजट का, स्कीम्स का, प्रोग्राम्स का, पॉलिसीज का, इसलिए हमने कहा पता तो पड़े कौन कहां कैसे रह रहे हैं। सरकार ने चतुराई से क्या किया, सेंसस होगा 27 में आंकड़े आ जाएंगे, अब वो कागज पर से मिलेगा, सब हैंडल डिवाइस पर होगा। तो ये लोग SIR तो बनाते 2 हफ्ते में, SIR जो हर घर में जाके किया वो 2-3 हफ्ते में हो गया, लेकिन जनगणना करने के लिए कह रहे हैं कि साहब बहुत कम समय है, 27 में जनगणना होगी तो 26 में ही हम परिसीमन कर देते हैं। मेरा ये मानना है कि सरकार को पहले जनगणना करनी चाहिए, सारे आंकड़े आए, और 2001 के आंकड़ों से आप परिसीमन कर रहे हो। 17 सालों में कितनी आबादी बढ़ गई होगी? आबादी अगर बढ़ी है तो हाल का अगर आप कर रहे हो तो आंकड़ा आपको 6 महीने में मिल जाएगा। इतनी जल्दबाजी क्यों है कि महिला आरक्षण लेना है, इसलिए पार्लियामेंट का सेशन बुलाकर बिल पास कराकर जल्दबाजी में अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए परिसीमन करते हैं। ये संविधान की मूल भावना के कतई विरोध में है। संविधान में लिखित है परिसीमन होना चाहिए, लेकिन एक प्रक्रिया है, जनगणना, कमीशन और फिर डिलिमिटेशन। ये लोग पहले डिलिमिटेशन कर रहे हैं, फिर कमीशन बनाएंगे और फिर जनगणना करेंगे, बिल्कुल उल्टा है। ये मैं बात इसलिए बता रहा हूं आपको कि कैसे उदाहरण ये दिया है कि संविधान में जो लिखित अंकित है उसकी पूजा करना मानना है, लेकिन उसका जो मूल भाव है उसमें जो लिखा हुआ है उसकी पालना करने से बचना है, क्योंकि हमें अपना उल्लू सीधा करना है। 3 टर्म हो गई है, अगला चुनाव आएगा और माहौल देश में आप जानते हो बहुत जल्दी से बदल रहा है। प्रताप जी बता रहे थे कि केरला की बात, हर राज्य में कांग्रेस के प्रदर्शन बहुत बेहतर रहेगा और कोई चौंकाने बात नहीं है। तो ये हम सब पॉलिटिकल वर्कर हैं, हमें जागरूक रहना पड़ेगा। हम जो ये सरकारें कर रही हैं समझना पड़ेगा क्यों कर रही हैं। और 2001 से लेकर 2017-2027 तक इन सालों में जो आबादी बढ़ी है, हम सब जानते हैं हमारे जो दलित भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, संभवतः उनकी आबादी ज्यादा बड़ी होगी और शिक्षा के बाद वो सब सामान्य हो जाएगा, लेकिन जो जनसंख्या में इजाफा हुआ है वो संभवतः अधिकांश SC ST और OBC में ज्यादा हुआ होगा। जब वो आंकड़े सामने आ जाएंगे तब आपको ज्यादा राजनीतिक हिस्सेदारी देनी पड़ेगी वंचित वर्ग, उस वर्ग के लिए जिसकी अम्बेडकर साहब ने अपना पूरा जीवन खपा दिया। तो आज जयंती के अवसर पर मैं सरकार में लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप उनको देवता मानते हो, उनकी पूजा करते हो, उनको पुष्पांजलि करते हो, जो वो लिखकर चले गए, जिसके लिए वो संघर्ष करते थे, उन लोगों को न्याय देने की बारी आती है। आपके हाथ में कलम है, आप उस कलम से उनके साथ अन्याय कर रहे हो, ये कहां चोरी आने का काम है? समझना पड़ेगा। ये पार्लियामेंट का सेशन जो बनाया गया है इसीलिए बुलाया गया है, अभी तक बताया नहीं कि बिल का स्वरूप क्या होगा, उसमें क्या प्रस्तुत करेंगे। हम सब चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये पूरे देश के भविष्य की बात है और हम भी चाहते हैं, और मैं ये पूरी जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस वो पहला दल था और सोनिया गांधी जी ने व्यक्तिगत रूप से इस महिला आरक्षण बिल को अपना एक मिशन बनाया और हम इसको कामयाब करने में पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुए थे लागू करने में। अब इस सरकार ने लागू करने की मंशा बनाई है, लेकिन उसकी आड़ में ये राजनीतिक गोटी सेक कर सीमाओं को परिसीमन के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बदलना बढ़ाना, हम सब जानते हैं जयपुर शहर में क्या कर हम सब जानते हैं। जो डिमार्केशन किया गया है पॉलिटिकल विजन से किया गया है, वो न्यायपूर्ण नहीं किया गया। तो पूरी ताकत के साथ न सिर्फ कांग्रेस पार्टी लेकिन पूरा इंडिया गठबंधन इसमें अपनी बात को रखेगा और मनमानी करने से रोकना पड़ेगा, क्योंकि मनमानी जो करता है, जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, वो लोकतंत्र के मूल भावना के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। ये देश किसी एक दल, किसी एक नेता, किसी एक विचारधारा का नहीं है। ठीक है, जनता चुनाव हराती है, जिताती है, वो समय के साथ बदलता रहता है, लेकिन कोई इसको अपनी संपत्ति मान कर रखे और नियम कानून ताक पे रखकर संविधान की अवमानना कर अगर कोई थोपना चाहेगा तो लोकतंत्र में इस देश की जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी। आज हम सबको संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत कुछ किया, लेकिन ये हकीकत है बहुत कुछ करना बाकी है। हम कितना भी बोल लें, लेकिन आज जो वर्ग हमसे वंचित है उसको 2 रुपए एक्स्ट्रा कमाने से वो समानता नहीं मिलेगी।
उसको मन साफ कर साथ बैठाने से मिलता है, सम्मान देने से मिलता है। गरीबी उन्मूलन अलग है, गरीबी उन्मूलन अलग है। आप गरीबी से लड़ाई करें, गरीबी खत्म करें, लेकिन सामाजिक जो असमानता है वो जहन में होती है, वो दिमाग में होती है। उसको नई वाली पीढ़ी के अंदर हम लोगों को संस्कार देने पड़ेंगे कि ये भेदभाव जब तक खत्म नहीं होगा तब तक देश सही तरह में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस भावना के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया अम्बेडकर साहब ने, और मुझे खुशी होती है, मैं हर साल देखता हूँ लगातार अम्बेडकर साहब की स्वीकार्यता और उनके कामों पर अब लोग ज़्यादा प्रकाश डालते हैं। उस जयंती के दिन लोग ज़्यादा सोचने पर मजबूर होते हैं कि किस प्रकार के राजनीति हमको करनी है। मुझे खुशी है कि जिला कांग्रेस कमेटी ने आप सबको यहाँ पर बुलाया, मुझे भी आने का मौका मिला, और मैंने कहा ना कि हम अध्यक्ष तो बहुत हो गए, लेकिन सुनील शर्मा जी का जो हमारी ज्ञान वृद्धि हुई है, जो उन्होंने इतिहास के बारे में बोला, कॉलेज चलाएगा थोड़ा बहुत वहाँ से तो सीखने मिलता ही है। तो मुझे अच्छा लगा कि हम सब लोगों ने ये बातों को सुना और सबने अपनी बात को रखा। हमारे दो विधायक मौजूद हैं और बहुत सारे यहाँ मैं पुराने चेहरे देख रहा हूँ और कुछ नए चेहरे भी देख रहा हूँ, और मेरे ख्याल प्रताप जी ने बोला और अध्यक्ष जी ने बोला अब समय आ गया हम सब को, ये जो हॉल है ये पार्टी का हॉल है। बहुत लोग आए, हमारे बाद हमारा अभी जीवन भर नहीं बैठेंगे यहाँ पर, हमारे बाद भी नई पीढ़ी के लोग आएंगे, वो भी चले जाएंगे। ये जीवन का कटु सत्य है, इसको पहले स्वीकारना है। लेकिन जब तक हम हैं, जब तक जिम्मेदारी कंधों पर है, तब तक हम सबको मिलकर न सिर्फ अपने लिए, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण इस शहर और प्रदेश और देश के लोगों के लिए हम लोगों को मिलकर राजधानी से शुरुआत करेंगे। ये चुनाव नहीं करा रहे, पता नहीं कब जाके चुनाव कराएंगे, गैर कानूनी है। मैं अभी गांव में घूम कर आया साथियों, ये नरेगा लगभग समाप्त हो गया, गांव में कोई काम नहीं चला। नरेगा का नाम बदलने का काम किया, लेकिन पिछले दरवाजे उसको पूरा समाप्त कर दिया। इतना जटिल बना दिया कि गांव में हमारी सरकार के समय 52, 53, 55 लाख डेली की लोग दिहाड़ी मिलती थी, अब सब काम बंद है। ग्रामीण क्षेत्र में विकास बंद है, चुनाव करा नहीं रहे, परमिट को लगा रखे अधिकारी। अब अधिकारी को क्या मतलब है कि डीपी फूक गई या नाली में पानी भर गया या खेत खराब हो रहे, कोई मतलब नहीं। चुनाव ना कराना भी ये कमजोरी का एहसास है। तो ये सरकारें जो कर रही हैं, कोर्ट में जाके बोल रहे हैं कि हम नहीं करा पाएंगे, बहानेबाजी कर संविधान के अगेंस्ट में दोबारा बोल रहा हूँ, मूल भावना चुनाव कराओ, चुनाव नहीं करा रहे। और इस देश में हकीकत है पिछले 10-12 सालों में शोषण बढ़ा है, वो अखबार में न छपे, हम सब जानते हैं। ताकतवर लोग और ताकतवर हो गए और जो वंचित गरीब थे और पिछड़ गए। इस पूरे स्थिति को परिवर्तित करने में हम सब कांग्रेस के साथियों का पूरा योगदान होना चाहिए। आने वाले समय में बढ़कर काम करेंगे, अध्यक्ष आप पूरी मेहनत करें और 3-3, 4-4 पूर्व अध्यक्ष बैठे आपके साथ, हम सब मिलकर काम करेंगे और आने वाला समय कांग्रेस में बहुत अच्छा रहेगा, देश प्रदेश की उन्नति होगी। आपने मुझे बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।